बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का हमारे अतीत का अध्याय 4। अध्याय 4 अध्याय का नाम है आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। अर्थात इस लेसन में हम प्राचीन समय में हमारे भारत में पाए जाने वाले आदिवासियों के जीवन और उनके क्रियाकलाप या कामों के बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेजों के आने से पहले उनकी स्थिति कैसी थी और अंग्रेजों के आने के पश्चात उनके जीवन में कौन कौन से बदलाव आए। इन बदलावों के बारे में हम आज इस लेसन में पढ़ेंगे। सबसे हम पहले पढ़ते हैं हम अध्याय का परिचय। अध्याय का परिचय पढ़ेंगे। नंबर 1, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा एक कौन था भाई? बिरसा मुंडा के छोटा नागपुर अक्षत्र का एक चमत्कारी शक्तियों वाला आदिवासी नेता था। बिरसा मुंडा कौन था? बिरसा मुंडा नागपुर, छोटा नागपुर के अक्षत्र में रहने वाले एक आदिवासी नेता, आदिवासियों का नेता था। नंबर 2, दीकू। दीकू से अर्थ है वे बाहरी लोग जो आदिवासियों के कबीले का हिस्सा नहीं होते थे और उनके ऊपर कब्जा कर रहे थे, उन लोगों को आदिवासी लोग दीकू कहते थे। आदिवासी के वे लोग जो प्राकृतिक वस्तुओं के साथ जंगलों में ही रहना पसंद करते थे और उन्हीं के साथ अपने जीवन यापन का गुजारा करना पसंद करते थे, उन लोगों को आदिवासी कहा जाता था। पुस्तक में क्या कहा गया? वे लोग जो जंगलों में रहते थे और अपनी जीविका तथा गुजर बसर के लिए पूर्ण रूप से जंगल पर ही निर्भर करते थे, उन लोगों को आदिवासी कहा जाता है। नेक्स्ट है भाई आपका, नेक्स्ट पेज पे है आपका प्रश्न परिचय। आपका प्रश्न पॉइंट नंबर 5, झूम खेती। झूम खेती भाई, झूम खेती का अर्थ होता है भाई वो खेती जो स्थान बदल बदल कर की जाती है, आदिवासियों द्वारा की जाती थी, उसे हम झूम खेती कहते हैं। पुस्तक में क्या कहा है भाई? एक खेत पर फसल तैयार कर लेने के बाद उस खेत को परती या खाली छोड़कर आदिवासी खेती करने के लिए किसी नए स्थान की तलाश में निकल पड़ते थे। इस प्रकार इस खेती को घुमंतु खेती कहा जाता है। अलग अलग स्थानों पर इस खेती का अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। झूम खेती का अर्थ है एक खेत पर फसल तैयार कर लेने के बाद उस खेत को परती या खाली छोड़कर आदिवासी खेती करने के लिए किसी नए स्थान की तलाश में निकल जाते थे। इस खेती को घुमंतु खेती भी कहा जाता है। आदिवासी समुदाय की व्यवसाय वे कौन कौन से कार्य करते थे? शिकार करते थे, भोजन इकट्ठा संग्रहण करना या भोजन इकट्ठा करना, झूम खेती करना, पशुपालन करना, ईंधन लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठी करना और लकड़ी काटना, ये आदिवासियों के प्रमुख काम होते थे। बेवड़। नेक्स्ट है बेवड़। मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती करने वाले लोगों को लिए बेवड़ शब्द का प्रयोग किया जाता है। नंबर 8, आदिवासी मुखियाओं पर ब्रिटिश शासन का। अंग्रेजों के आने के बाद आदिवासी लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? अंग्रेजी शासन के अधीन आदिवासी मुखियाओं के निरंकुश अधिकारों को सीमित कर दिया गया और उन्हें ब्रिटिश अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा नए नियमों को मानने के लिए मजबूर बाध्य कर दिया गया। नंबर 9, वन कानून। अंग्रेजों ने वनों के ऊपर बहुत सारे कानून लगा दिए जिन्हें वन कानून के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज ने सारे जंगलों पर अपना कब्जा या नियंत्रण कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति या सरकार की संपत्ति घोषित कर दिया। कुछ जंगलों को आरक्षित वन जिनमें कोई नहीं आ जा सकता। इनका आदिवासियों के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेज व्यापारियों ने बिचौलिए के माध्यम से आदिवासी समुदायों के साथ व्यापारिक संबंध जोड़े। बिचौलिए आदिवासियों से सस्ती कीमतों पर माल खरीदकर उनका शोषण करते थे। 5, काम की तलाश। मतलब आदिवासियों को जब वनों पर कब्जा कर लिया गया तो उन वनों में रहने वाले लोगों को मजबूर होकर काम की तलाश में दूसरे स्थानों पर जाना पड़ा। भारत में उद्योग और बागानों की स्थापना के साथ ही बहुत से आदिवासी कोयले की खान और चाय के बागों में काम करने के लिए दूसरे स्थानों पर निकल गए। आगे वही प्रमुख आदिवासी विद्रोह। अंग्रेजों और आदिवासियों के खिलाफ भी विद्रोह हुए। आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कब किए भाई? कोल आदिवासी विद्रोह सन 1831 से 1832। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ। बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ। वर्ली विद्रोह 1940 में हुआ। पॉइंट नंबर 13, आदिवासियों का स्वर्ण युग। अतीत या पुराने समय का वह युग जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे तो उस टाइम को आदिवासी लोग अपना स्वर्ण युग या सोने का समय कहते थे। अतीत का वह युग जब आदिवासी दीकू या उत्पीड़न से पूरी तरह से आजाद थे, उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं था, उसको वे स्वर्ण युग कहते हैं। प्रश्न पॉइंट नंबर 14, बिरसा आंदोलन। बिरसा मुंडा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का
एक आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं का आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दे, गांवों को साफ रखे और जादू टोने में विश्वास ना करें। इस तरह की बातें उन्होंने बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को बताई। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास के प्रश्न। अभ्यास का पहला प्रश्न भी हमारा, ब्रिटिश शासन में या अंग्रेजों के शासन में घुमंतु काश्तकार मतलब घूमकर खेती करने वाले किसान के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी? ब्रिटिश शासन में घुमंतु काश्तकारों के सामने निम्नलिखित समस्याएं थी। नंबर 1, घुमंतु काश्तकार खेती करने के लिए यहाँ वहां भटकते रहते थे। वे ठहर कर एक जगह नहीं रहते थे। अंग्रेज चाहते थे कि वे एक जगह पर टिककर खेती करें। इसके लिए अंग्रेजों ने नए कानून बनाए जिन्हें घुमंतु काश्तकारों ने पसंद नहीं किया। घुमंतु काश्तकार घूमकर खेती इसलिए करते थे क्योंकि भाई एक स्थान पर लंबे समय तक खेती करने से उस जमीन की उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाती थी और वहां पर अच्छी फसल नहीं होती थी। तो इसलिए जो घुमंतु घूमकर खेती करने वाले किसान हैं, आदिवासी लोग हैं, वे उस स्थान को छोड़कर चले जाते थे और दूसरे स्थान पर खेती करते थे। इस दौरान पीछे वाले समय की उपजाऊ शक्ति दोबारा से लौट आती थी, इसलिए वो घूमकर खेती करते थे। लेकिन अंग्रेज इस खेती को पसंद नहीं करते थे। अब पॉइंट नंबर 2, अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीनों को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का भाग तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना है। नंबर 3, अंग्रेजों ने घुमंतु किसानों को पट्टेदार ठेके पर भूमि दे दी और कुछ को भूमि का स्वामी या मालिक बना दिया। पट्टेदार अपने भूस्वामियों को भाड़ा या किराया चुकाते थे। भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। झूम काश्तकार को स्थायी रूप से बसाने के लिए अंग्रेजों के प्रयत्न बहुत सफल नहीं हो रहे थे। जहां पानी थोड़ी मात्रा में हो, मिट्टी सूखी हो, वहां पर हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों द्वारा खेती करने वाले किसान झूम काश्तकार को हमेशा नुकसान ही हुआ क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे, अच्छी फसल नहीं उगाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत या पुराने तरीके से ही जीने दिया जाए, खेती करने दी जाए। उनके अत्यधिक विरोध के कारण अंग्रेजों को उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ भागों में घूम घूम कर खेती करने की छूट दे दी। नेक्स्ट प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए? अंग्रेजों के आगमन से पहले अंग्रेजों के शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए? उत्तर, अंग्रेजों के आगमन आने से पहले बहुत सारे क्षेत्रों में आदिवासी मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास दूसरे से अधिक आर्थिक शक्ति होती थी। वे अपने क्षेत्रों पर नियंत्रण रखते थे। कई स्थानों पर उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के अधीन या अंग्रेजों के आने से आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार बहुत बदल गए थे। इन बदलावों का वर्णन नीचे दिया गया है। नंबर 1, आदिवासी मुखियाओं को जमीन का मालिकाना हक तो मिला, लेकिन उनकी शासन करने की सारी शक्तियां छीन ली गई। नंबर 2, उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए मजबूर किया गया। नंबर 3, उन्हें अंग्रेजों को नजराना होता उपहार देना पड़ता था। नंबर 4, उन्हें अंग्रेजों के प्रतिनिधि या अंग्रेजों का एजेंट के हैसियत से अपने समूहों में शासन करना पड़ता था। वे सिर्फ नाम के राजा थे, लेकिन वास्तव में असली मालिक अंग्रेज थे और उन अंग्रेजों के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार ही शासन करना पड़ता था। नंबर 5, पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही और वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए, मतलब मजबूर हो गए। वो पुराने तरीके से काम नहीं कर सकते थे। आगे भाई प्रश्न नंबर 5, दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे? वो जो दीकू होते हैं भाई, आदिवासी लोग उन लोगों को दीकू कहते थे जो आदिवासियों के कबीले के सदस्य नहीं होते थे। अब प्रश्न है आपका, दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से क्या कारण थे? आदिवासियों के जंगलों पर अतिक्रमण करने वाले बाहरी लोगों को दीकू कहते थे। दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, दीकुओं के कारण
एक बार फिर बताता हूँ, दीकू वे व्यक्ति थे जो आदिवासियों के कबीले का हिस्सा नहीं होते थे, उन लोगों को आदिवासी दीकू कहते थे। दीकुओं का आदिवासियों के जीवन में अनेक बदलाव आ रहे थे जिन्हें वे पसंद नहीं करते थे। आदिवासी अंग्रेज शासन के कारण हो रही समस्या से परेशान थे। अंग्रेजों ने आदिवासियों के मुखियाओं की शासकीय शक्तियां छीन ली थी। नंबर 3, दीकू चाहते थे कि आदिवासी झूम खेती छोड़कर स्थायी खेती करें, जिसे आदिवासी पसंद नहीं करते थे। जो आदिवासी झूम खेती करते थे वे जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और अपने ढंग से फसल उगाना चाहते थे। अपने ढंग से फसल, इससे वे दीकुओं को हस्तक्षेप से पसंद नहीं करते थे। नंबर 5, कई आदिवासी मजदूरी करना अपने लिए अपमान मानते थे। वे खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज या जंगल से प्राप्त होने वाली वस्तुओं पर ही जिंदा रहना चाहते थे। नंबर 6, आदिवासी कबीलों को दीकू लोगों के धार्मिक रीति रिवाज और संस्कार पसंद नहीं थे। वे अपने रीति रिवाजों में दीकुओं की दखल अंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। एक बार बताते हैं, आदिवासी कबीलों को दीकू लोगों के धार्मिक रीति रिवाज और संस्कार पसंद नहीं थे। वे अपने रीति रिवाजों में दीकुओं की दखल अंदाजी पसंद नहीं करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आदिवासी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका लघुतरात्मक का प्रश्न नंबर 1, आदिवासियों के जीवन की मुख्य विशेषताएं क्या है? आदिवासियों के जीवन की विशेषताएं नंबर 1, वे जंगलों में रहते थे। नंबर 2, वे घुमंतू खेती करना पसंद करते थे। नंबर 3, उनके रीति रिवाज और रस्म ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों और रस्मों से बिल्कुल अलग थे। वे स्वयं को जंगल की संतान मानते थे और वे अपने पुराने तरीकों को छोड़कर परिवर्तन को पसंद नहीं करते थे। एक बार बताते हैं, वे जंगलों में रहते थे। नंबर 2, वे घुमंतू खेती करना पसंद करते थे। नंबर 3, उनके या आदिवासियों के जो रीति रिवाज है वे ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए रीति रिवाज और उसमें से बिल्कुल अलग थे। नंबर 4, वे स्वयं को जंगल की संतान मानते थे, समझते थे। नंबर 5, वे अपने तरीकों को छोड़कर परिवर्तन को नहीं अपनाना चाहते थे। आगे है प्रश्न नंबर 2, कौन कौन से आदिवासी समूह शिकारी का संग्रह रखते, व्याख्या करें। शिकारी समूह, अनेक नक्षत्रों में शिकारी समूह, शिकारी होते हैं जो शिकार करके अपना भोजन इकट्ठा करते थे। अनेक नक्षत्रों में आदिवासी समूह पशु का शिकार करके अन्य उत्पादों को संग्रहित इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए अत्यंत बहुत ही जरूरी मानते थे। ओडिशा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इन समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे, जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। ये तो शिकारी समूह। आगे संग्राहक, मतलब वे आदिवासी समुदाय जो जंगलों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं को इकट्ठा करते थे, जैसे लाख, शहद, गोंद और विभिन्न प्रकार के फूल, जंगली जड़ी बूटियां। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुए के बीजों का तेल प्रयोग करते थे। वे इलाज के लिए बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का प्रयोग करते थे तथा जंगलों से एकत्रित हुई चीजों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों को, चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की आवश्यकता होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही प्राप्त करते थे। आगे है, आदिवासी महाजन और व्यापारियों को अपनी सारी मुसीबतों की जड़ क्यों मानते थे? जो चीजें आसपास उत्पन्न नहीं होती थी उन्हें प्राप्त करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त करनी पड़ती थी। एक बार फिर, जो चीजें आसपास उत्पन्न नहीं होती थी उन्हें प्राप्त करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त करनी पड़ती थी। इस कारण से वे कभी कभी व्यापारी और महाजनों पर निर्भर हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीजों को लेकर आते थे तब बहुत महंगी बेचते थे। सूदखोर होता ब्याज पर पैसा देने वाला व्यक्ति। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे लेकिन उनका ब्याज बहुत अधिक होता था। इस प्रकार बाजार और व्यापार में आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया, मतलब और अधिक गरीब बना दिया, जिसके कारण वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानते थे। आगे प्रश्न नंबर 4, बिरसा मुंडा का जन्म कब और कहां हुआ? वे अपने समुदाय के लोगों में इतने अधिक प्रसिद्ध या प्रचलित क्यों थे?
उत्तर में बिरसा मुंडा का जन्म सन 1870 के दशक में बिहार के छोटा नागपुर के क्षेत्र में एक मुंडा आदिवासी परिवार में हुआ। उनके पिता गरीब थे, लेकिन बिरसा ने अपने चमत्कारी व्यक्तित्व से आदिवासियों के नए जीवन का सवेरा दिखाया। लोग कहते थे कि उनके पास जादू या चमत्कारी शक्तियां हैं जिससे वह सभी बीमारियों को दूर कर सकता है। अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता है। बिरसा ने स्वयं को यह घोषित कर दिया कि भगवान ने उसे आदिवासी लोगों की रक्षा के लिए या उन्हें आजाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर ही हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें विश्वास था कि वह उनकी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आया है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया प्रश्न नंबर 6। काम की तलाश में दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा खराब क्यों थी? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अंग्रेजों के आने के बाद आदिवासियों के जीवन में बहुत अधिक बदलाव आए। उनको उनके परंपरागत तरीकों से खेती करने से या काम करने से रोक दिया गया, इसलिए उन्हें मजबूर होकर काम करने के लिए जंगलों को छोड़कर बाहर जाना पड़ा। तो उनकी क्या मजबूरी थी, उनकी स्थिति कैसी थी? उत्तर, काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा बहुत ही दयनीय थी। 19वीं सदी के अंत में चाय के बागान फैलने लगे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयले की खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों ने भर्ती किया था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम पैसे देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी नहीं जाने देते थे। इस पर उनकी दशा बहुत ही खराब थी। प्यारे बच्चों, आज के लिए लेसन समाप्त।